पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि टैंग वुलिन की पहली क्लास शुरू हो गई थी। अब आगे देखेंगे। वुचांकों की बर्फ जैसी ठंडी और ताकतवर आवाज ने पूरी क्लास को डर के मारे चुप करा दिया। प्रोसीड। मैं जो जांगशी हूं। मेरा मार्शल सोल टाइटन एप है। सोल पावर रैंक 11। मेरा लक्ष्य स्ट्रेंथ सिस्टम बैटल सोल मास्टर बनना है। सीसी मार्शल सोल लाइट ड्रैगन डैगर है। सोल पावर रैंक 18। एजिलिटी सिस्टम बैटल सोल मास्टर। जब रैंक 18 शब्द निकला तो पूरी क्लास एक पल में दंग रह गई। 9 साल का बच्चा और सोल पावर रैंक 18। यह सच में एक जीनियस था। इसके अलावा वह एक बैटल सोल मास्टर भी था। बस 2 और सोल पावर रैंक्स के बाद वह सोल ग्रैंड मास्टर बन जाता। 12 साल की उम्र से पहले सोल ग्रैंड मास्टर बन पाने वाला कोई भी व्यक्ति जीनियस कहलाने के लायक होता। आखिर में पूरी क्लास का सबसे बड़ा फोकस जीसे का सोल पावर रैंक था। असल में युनशाओ का रैंक 12 भी काफी ऊंचा माना जाता था, क्योंकि ज्यादातर छात्र रैंक 11 सोल पावर के साथ दाखिल हुए थे। रही बात मार्शल सोल्स की, तो उनमें हर तरह की अजीब अजीब चीजें थीं, लेकिन कोई भी खास तौर पर बहुत ताकतवर नहीं थी। बेशक टैंग वुलिन की ब्लू सिल्वर ग्रास अब भी सबसे खराब मानी जा रही थी। यह बात लगभग तय मानी जा चुकी थी। कल से क्लासेस आधिकारिक तौर पर शुरू होंगी। मेरी टीचिंग स्टाइल बाकी टीचर्स से थोड़ी अलग है, इसलिए अगर तुम्हें दर्द, थकान या शरीर में जकड़न से डर लगता है तो जल्दी से स्कूल बदल लो या क्लास बदलने का कोई तरीका सोच लो। जो यहां रहेंगे उन्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। बस इतना ही। क्लास डिसमिस्ड। वू जांगकोंग की लंबी टांगों के साथ उसकी ऊंची कद काठी कक्षा से बाहर निकलते ही क्लासरूम में शोर मच गया। लगभग सभी इसी ठंडे लेकिन हैंडसम टीचर के बारे में बात कर रहे थे। चलो अब चलते हैं, तुम्हें अब भी अपना वादा निभाना है, जेशिए ने टैंग वुलिन की ओर देखते हुए कहा। हालांकि अभी सुबह ही थी, लेकिन उनकी आज की क्लासेस खत्म हो चुकी थीं। असली क्लासेस तो अगले दिन से शुरू होनी थीं। ठीक है। टैंग वुलिन खड़ा हुआ और आगे बढ़ गया। जैसे ही टैंग वुलिन दरवाजे से बाहर निकला, उसने देखा कि पूरा फ्लोर शोर मचाते हुए सीनियर स्टूडेंट्स से भरा हुआ था। ये सब क्या कर रहे हैं? टैंग वुलिन? तभी एक जानी पहचानी आवाज आई। टैंग वुलिन ने मुड़कर देखा, लेकिन आवाज की मालिक पहले ही उसके सामने आ चुकी थी। वह एडवांस्ड एकेडमी की सीनियर सिस्टर लियू युक्शिन थी, जिसने उसे कल ग्रीट किया था। सीनियर सिस्टर। टैंग वुलिन मुस्कुराया। उसके मन में उसके लिए काफी अच्छी छवि थी। वुलिन, तुम क्लास 5 में हो? टैंग वुलिन ने सिर हिलाया। मेरा मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है। वैसे भी ये एक ट्रैश मार्शल सोल है। स्वाभाविक है कि मैं सिर्फ क्लास 5 में ही जा सकता हूं। लियू युक्शिन ने जल्दी से कहा। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था, टीचर वू जांगकोंग तुम्हारी क्लास के टीचर हैं, सही है? टैंग वुलिन ने जवाब दिया। हाँ। लियू युक्शिन की सुंदर आंखें तुरंत चमक उठीं। वुलिन, सीनियर सिस्टर को तुमसे एक काम में मदद चाहिए। टैंग वुलिन थोड़ा चौंका, लेकिन फिर भी बोला, ठीक है। लियू युक्शिन ने उसके हाथ में एक चीज रखी और धीरे से कहा, जब आगे से तुम्हारी क्लास लगे तो मेरे लिए आइसिली एरोगेंट प्रिंस चार्मिंग की कुछ फोटोज ले लेना। ओह, मतलब तुम्हारे टीचर वू जंगकोंग की? आइसिली एरोगेंट प्रिंस चार्मिंग? टैंग वुलिन ने उलझन में पूछा। लियू युक्शिन का चेहरा हल्का लाल हो गया। तुम लोग नहीं जानते, लेकिन वू जंगकोंग हमारी एकेडमी के नंबर 1 लेडी किलर हैं। उनकी उस ठंडक के साथ, चाहे यंग फीमेल टीचर्स हों या फीमेल स्टूडेंट्स, हम सब उन्हें बहुत चार्मिंग मानते हैं। वह पहले एडवांस्ड एकेडमी में टीचर थे, लेकिन किसी वजह से उन्हें इंटरमीडिएट एकेडमी भेज दिया गया, और ऊपर से उन्हें तुम्हारी क्लास दे दी गई। हम सबको लगता है कि यह उनके साथ नाइंसाफी है, लेकिन एकेडमी ने फैसला कर लिया है, तो चाहकर भी कुछ नहीं किया जा सकता, चाहे हम उन्हें कितना ही मिस करें। तुम उनकी कुछ फोटोज ले लेना। सीनियर सिस्टर तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ेगी। टैंग वुलिन वहीं थोड़ा बेवकूफ सा खड़ा रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लियू युक्शिन उससे ऐसा काम कहेगी। सीनियर सिस्टर, क्या यह ठीक नहीं है? लियू युक्शिन हंस पड़ी। चिंता मत करो, सब ठीक है। अगर सीनियर सिस्टर तुम्हें टीचर वू के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दे, तो वो तुम्हारे ही फायदे में होगी। जेशे तांग वुलिन के ठीक पीछे था, और तांग वुलिन को लियू युक्शिन से बात करते देखकर थोड़ा इम्पेशेंट हो रहा था। लेकिन जब उसने उसकी बातें सुनी, तो टैंग वुलिन को खींचकर ले जाने का उसका मन भी खत्म हो गया। इन बातों को सुनकर उसे अपनी क्लास के इस अजीब फूल जैसे टीचर के बारे में अहम जानकारी मिल गई। लियू युक्शिन ने कहा, टीचर वू हमारी एकेडमी के सबसे ताकतवर टीचर हैं। सिर्फ हैंडसम और अच्छी फिजिक ही नहीं, बल्कि नॉलेजेबल और मल्टी टैलेंटेड भी हैं। वह एक बेहतरीन टीचर हैं।
उनकी कल्टीवेशन भी बहुत ऊंचे स्तर की है। कुछ लोग कहते हैं कि वह हमारी एकेडमी के नंबर 1 एक्सपर्ट हैं। मैंने उन्हें कम से कम 6 सोल रिंग्स के साथ देखा है, यानी वह कम से कम सोल एम्परर हैं। सोल एम्परर टैंग वुलिन के लिए यह कल्पना से भी बहुत दूर की बात थी। उसके मौजूदा सोल रैंक के साथ 6 सोल रिंग्स तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि उसके पास ताकतवर स्पिरिट सोल खरीदने की क्षमता ही नहीं थी। एक इंसान कितने स्पिरिट सोल्स अब्सॉर्ब कर सकता है, इसकी सीमा उसकी स्पिरिचुअल पावर पर निर्भर करती है। व्हाइट स्पिरिट सोल सिर्फ एक सोल रिंग देती है, और अभी सोल मास्टर्स ज्यादा से ज्यादा 3 स्पिरिट सोल्स ही अब्सॉर्ब कर सकते हैं। अगर 3 व्हाइट स्पिरिट सोल्स अब्सॉर्ब कर लिए तो 3 रिंग्स ही सीमा होती है। येलो स्पिरिट सोल्स ज्यादा से ज्यादा 2 सोल स्किल्स देती हैं, यानी लगभग 2 सोल रिंग्स। यही वजह थी कि 100 ईयर स्पिरिट सोल्स इतने ज्यादा कीमती होते थे। रही बात उससे ऊंचे स्तर की पर्पल कलर 1000 ईयर स्पिरिट सोल्स और ब्लैक कलर 10,000 ईयर स्पिरिट सोल्स की, तो टैंग वुलिन उन्हें पाने की कल्पना भी नहीं करता था। टीचर वू जांगकोंग के पास सच में 6 रिंग्स थीं। वह इतना ताकतवर इंसान था। ईस्ट सी सिटी में भी बहुत कम 6 रिंग वाले सोल एम्परर्स थे, और सबसे बड़ी बात यह कि वह इतना जवान था। अच्छा, मैं अब चलती हूं। मेरे लिए कुछ फोटोज लेना मत भूलना। उसके हाथ में जो चीज दी गई थी वह असल में एक सोल कैमरा था। सीनियर सिस्टर, टैंग वुलिन ने आवाज लगाई, लेकिन ल्यू युक्शिन पहले ही भाग चुकी थी। वह वाकई बहुत तेज थी और सीधे टीचर वू जंगकोंग के पीछे जा रही थी। तुम उस कैमरा को पहले किसी और को संभालने के लिए दे देना, कहीं टूट ना जाए, सीशे ने ठंडे स्वर में कहा। कोई बात नहीं, चलो, टैंग वुलिन ने सीशे की ओर देखते हुए कहा। पिछले दिन की मेडिटेशन से उसे अच्छा खासा फायदा हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि सबसे ज्यादा सुधार फॉर्जिंग में नहीं बल्कि कॉम्बैट में हुआ था। यह पहली बार था जब उसने अपने मार्शल सोल का इस्तेमाल किसी लड़ाई में किया था। जीशे के दबाव के साथ साथ उसे अपने मार्शल सोल की समझ भी पहले से बेहतर महसूस हुई। यही वजह थी कि उसने आज की लड़ाई से मना नहीं किया। उसके मास्टर ने कहा था कि उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास एक वेरिएंट मार्शल सोल है, यानी अब वह पूरी तरह ट्रैश नहीं रही। स्कूल से बाहर निकलने के बाद टैंग वुलिन ने शीशे से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? जीशे ने जवाब दिया, ईस्ट सी पार्क। वहां ज्यादा लोग नहीं होते, तुम आराम से लड़ सकोगे। तुम्हारी इंजरीज देखने के लिए मैं किसी को बुला लूंगा। टैंग वुलिन ने बस इतना कहा। सच्चाई खुद साबित हो जाएगी। ईस्ट सी पार्क ईस्ट सी एकेडमी से ज्यादा दूर नहीं था। एकेडमी के एग्जिट के पास वाली सड़क पकड़कर लगभग 10 मिनट पैदल चलने पर पार्क पहुंच जाया जाता था। यह पार्क आम लोगों के लिए पूरी तरह मुफ्त था। दिन अभी शुरुआती था, इसलिए पार्क में कई लोग अपनी सुबह की एक्सरसाइज कर रहे थे। जैसे ही कोई पार्क के अंदर प्रवेश करता, उसके इंद्रियों को प्रकृति की खुशबू का झोंका महसूस होता। पौधों की ताजा महक और फूलों की मीठी खुशबू मिलकर मन को तरोताजा कर देती। टैंग वुलिन ने महसूस किया कि वह धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास एक प्लांट मार्शल सोल थी, और वह इस समय हरियाली से घिरा हुआ था। यह वही माहौल था जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करता था। उसके मन में हल्का सा ख्याल आया कि अगर वह यहां मेडिटेशन करे तो उसके नतीजे डॉर्म्स में करने से कहीं बेहतर होंगे। ग्लोरी बाउंड सिटी में रहते समय वह यह बात पहले ही साबित कर चुका था, लेकिन घर के छोटे से गार्डन की तुलना इस असीम पार्क से करना मुमकिन ही नहीं था। आकार का फर्क बहुत ज्यादा था। जेशे को इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई कि वे पहले नहीं पहुंचे थे। वह आराम से और पूरी परिचितता के साथ पार्क के सबसे अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ गया। कंकरीले रास्ते पर आगे बढ़ते हुए साफ महसूस होता था कि पेड़ों का आकार बदलता जा रहा है। जितना अंदर जाते, पेड़ उतने ही विशाल होते जाते। ईस्ट सी पार्क का इतिहास 1000 साल से भी ज्यादा पुराना था, यहां तक कि ईस्ट सी एकेडमी की स्थापना से भी पहले का। अपने लंबे इतिहास की वजह से इस पार्क में कई किस्म के दुर्लभ पेड़ मौजूद थे। जैसे जैसे वे और अंदर गए, टैंग वुलिन को और भी अच्छा महसूस होने लगा। प्रकृति के करीब लौटने की यह अनुभूति उसके मार्शल सोल को फिर से जीवंत कर रही थी। यह कितनी अच्छी जगह है, मैं फिर से यहां आऊंगा, टैंग वुलिन ने मन ही मन सोचा। जब वे पार्क के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे, जहां वे दूसरों की नजरों से पूरी तरह छिपे थे, जेसिए एक खुले मैदान के बीच में रुक गया। यही जगह है। उसने मुड़कर टैंग वुलिन की ओर देखा। टैंग वुलिन भी रुक गया और सतर्क नजर से जेसिए को देखने लगा। मैं तुम्हारे साथ फेयर रहूंगा, क्योंकि मैं एक एजिलिटी सिस्टम बैटल सोल मास्टर हूं। मैं 50 मीटर पीछे हटूंगा। जब मैं स्टार्ट कहूं, तब तुम मूव कर सकते हो। ऐसा कहते हुए
जी से पीछे हटने लगा। वह टैंग वुलिन का कोई फायदा उठाना नहीं चाहता था, खासकर तब जब उसका गर्व इतना ऊंचा था। टैंग वुलिन ने कुछ नहीं कहा। उसका दिमाग उनके पिछले मुकाबले की तस्वीरों से भरा हुआ था। उस दिन जब जीजे ने अपना मार्शल सोल रिलीज किया था, तो जो पीला रंग दिखाई दिया था, वह अब भी उसकी यादों में साफ था। भले ही वह शीशे के स्पिरिट सोल को पूरी तरह समझ नहीं पाया था, लेकिन उसे साफ पता था कि उस रंग का मतलब 100 ईयर स्पिरिट सोल होता है। 100 ईयर स्पिरिट सोल के साथ स्वाभाविक रूप से 100 ईयर सोल स्किल्स भी होते हैं। उस ताकत के बारे में सोचकर टांग वुलिन खुद को पूरी तरह आश्वस्त महसूस नहीं कर पा रहा था। तैयार हो? दूर से जीशे की आवाज आई। टांग वुलिन ने गहरी सांस ली और अपनी नजर फोकस की। चलो शुरू करते हैं, जीशे ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। मैं तुम्हें हमारे स्किल्स का फर्क दिखाऊंगा। जो बेइज्जती तुमने मेरी की थी, उसकी कीमत चुकाओगे। स्टार्ट। शब्द खत्म होते ही वह छोड़े गए तीर की तरह टैंग वुलिन की ओर उड़ पड़ा। स्प्रिंट से पहले जीशे ने अपना शरीर नीचे कर लिया था, जैसे वह जमीन से चिपका हुआ हो। उसके पैरों के नीचे पीले रंग की एक रिंग चमकने लगी। ठीक पिछले दिन की तरह, जैसे ही उसने अपना 100 ईयर स्पिरिट सोल रिलीज किया, उसके दाएं हाथ में लगभग 35 सेंटीमीटर लंबा क्रिस्टल जैसे पीले रंग का ब्लेड दिखाई दिया। जैसे जैसे जीशी आगे बढ़ा, वह डैगर हल्की सी ड्रैगन की दहाड़ जैसी आवाज निकाल रही थी। टैंग वुलिन ने भी तुरंत अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास रिलीज की। एक छोटी सुनहरी चमक वाली घास की सांप जैसी आकृति उसके हाथ पर उभरी और उसकी कलाई के चारों ओर लिपट गई। बेलों जैसी ब्लू सिल्वर ग्रास की लताएं बाहर फैलने लगीं। हालांकि टैंग वुलिन के पास ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ब्लू सिल्वर ग्रास की खासियत थी कि वह बड़े इलाके को कवर कर सकती थी। जैसे जैसे ये घास फैलती गई, उसका क्षेत्र तेजी से बढ़ा और उसने सीसे को घेर लिया। अब भी वही चाल इस्तेमाल कर रहा है। जीसे के चेहरे पर हल्की सी नफरत उभरी और उसने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। जो जीसे पहले सीधी रेखा में उसकी ओर आ रहा था, वह अचानक एक इल्यूजन में बदल गया। एक झटके में टैंग वुलिन ने शीशे को खो दिया और सामने मौजूद चक्करदार धुंध के कारण उसकी सही जगह पहचानना मुश्किल हो गया। जीशे बिना किसी नुकसान के टैंग वुलिन की वेरिएंट ब्लू सिल्वर ग्रास की लताओं के बीच से निकल गया और उससे दूरी कम करता चला गया। यह बुरा है। अगर बाइंड मेरे ओपोनेंट को रोक नहीं पाया, तो यह वेरिएंट ब्लू सिल्वर ग्रास लड़ाई में बेकार हो जाएगी। टैंग वुलिन ने यह सोचते हुए घास की लताओं को वापस खींच लिया और उन्हें अपने सामने केंद्रित कर दिया। लताएं जितनी ज्यादा घनी होती, उनकी डिफेंस उतनी ही मजबूत होती। यह आइडिया उसे पिछली रात की मेडिटेशन के दौरान आया था। इस समय तक जिएशे टांग वुलिन से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर रह गया था। जिएशे की रफ्तार कम नहीं हुई, बल्कि उसका हाथ और भी तेजी से हिला। उसके हाथ में लाइट ड्रैगन डैगर एक फटते हुए प्रकाश के गोले में बदल गई, जिससे अनगिनत सुनहरी किरणें निकलीं और सीधे नीचे मौजूद ब्लू सिल्वर ग्रास पर जा टिकीं। उसी पल तंग वुलिन को एहसास हुआ कि शीशी और उसके बीच कितना बड़ा अंतर है। उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास की हर एक पत्ती लाइट ड्रैगन डैगर से निकली रोशनी में कट चुकी थी। भले ही घास पूरी तरह टूटी नहीं थी, लेकिन उसे आसानी से हटा दिया जा सकता था। लाइट ड्रैगन डैगर की तेज धार के साथ टकराते हुए टैंग वुलिन ने महसूस किया कि उसके शरीर की सोल पावर तेजी से घट रही है। सिर्फ एक सांस के भीतर उसकी सोल पावर 10% से भी ज्यादा कम हो गई थी। अगर जेशे को टैंग वुलिन की सोल पावर की विशेषताएं पता होती, तो उसे इतना जोरदार हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही टेक्निक अकेले ही टैंग वुलिन की सारी सोल पावर खत्म कर सकती थी। जैसे ही ब्लू सिल्वर ग्रास की ढाल टूटी, टैंग वुलिन के पास जीशे के आने वाले हमले के खिलाफ कोई बचाव नहीं बचा। तब तक जीशे बिल्कुल उसके सामने पहुंच चुका था। जब ब्लू सिल्वर ग्रास अब काम की नहीं रही, टैंग वुलिन ने दोनों मुट्ठियां आगे की ओर झोंक दी, पूरी ताकत से जीशे पर हमला करते हुए। साथ ही उसने अपनी सारी ब्लू सिल्वर ग्रास को कंट्रोल करते हुए वापस खींच लिया। उसकी उम्मीद थी कि ऐसा करके वह बाइंड को सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर पाएगा और साथ ही ओपोनेंट के हमले को रोक सकेगा। यही उसकी जीत का एकमात्र मौका था। आमतौर पर देखा जाए तो कंट्रोल सिस्टम की ब्लू सिल्वर ग्रास को एजिलिटी सिस्टम की मार्शल सोल्स के खिलाफ फायदा होना चाहिए था, लेकिन स्किल्स और एक्सपीरियंस के मामले में टैंग वुलिन और जीशे के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। जीशे ने हल्का सा झुककर टैंग वुलिन की उन मुट्ठियों से बचाव कर लिया जिनसे हल्की विस्फोट जैसी आवाज निकली थी। एक तेज बिजली जैसी मूवमेंट के साथ वह पहले ही टैंग वुलिन के बगल में पहुंच चुका था। इस समय टैंग वुलिन पूरी तरह डिफेंसलेस था। अगर यह असली बैटलफील्ड होता और जीशे के मन में मारने का इरादा होता,
तो वह आसानी से अपनी ब्लेड टैंग वुलिन की गर्दन पर रख सकता था। लेकिन जीशे अचानक रुक गया। उसके दिमाग में सिर्फ टैंग वुलिन को हराने का ख्याल था और कोई इरादा नहीं। उसने अपनी डैगर की दिशा बदली, हैंडल को हल्का सा घुमाया और अपना निशाना तय किया। टैंग वुलिन का गाल। मैं तुम्हारे उस थपेड़े का बदला लूंगा जो तुमने मेरे चेहरे पर सूजन की वजह से दिया था। इसी बेहद छोटे से पल में, जब जीसे अपने दिमाग में कई फैसले कर रहा था, टैंग वुलिन अचानक झटका खाकर नीचे झुका और अपने सिर के पीछे वाले हिस्से से जीसे के हैंडल पर टक्कर मार दी। लेकिन जीसे की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। अजिलिटी सिस्टम मार्शल सोल। मास्टर आखिर होता क्या है? अपनी मास्टरी के उच्चतम स्तर पर वह जब तक चाहे सीधी टक्कर से बच सकता है, और जब वह हमला करता है तब तक ओपोनेंट पूरी तरह डिफेंसलेस हो चुका होता है। भले ही जीसी को अपने ऊपर गर्व था, लेकिन टैंग वुलिन के बारे में उसका विश्लेषण उस गर्व से प्रभावित नहीं था और बिल्कुल सटीक था। उसे अच्छी तरह पता था कि टैंग वुलिन की ताकत ऐसी नहीं थी जिसे वह सीधे झेल सके। एक पल में उसने अपनी फुर्तीली कलाई मोड़ी और लाइट ड्रैगन डैगर को टैंग वुलिन के शोल्डर ब्लेड में घुसा दिया। लाइट ड्रैगन डैगर उसकी कंधे में घुस गया। जिएशे ने इस हमले में खुद को रोक लिया था, क्योंकि अगर वह पूरी ताकत लगाता तो टैंग वुलिन का पूरा हाथ कट चुका होता। दोनों के बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उसे लगा कि बस एक छोटी सी सीख देना काफी है। लेकिन जो बात उसे हैरान कर गई वह यह थी कि टैंग वुलिन के कंधे का मांस बेहद सख्त था। उसकी लाइट ड्रैगन डैगर मुश्किल से 1 इंच तक ही काट पाई। भले ही उसने ताकत को रोका हो, फिर भी यह नतीजा बहुत चौंकाने वाला था। तेज लाल खून निकलने लगा और दर्द के साथ टैंग वुलिन ने ब्लू सिल्वर ग्रास पर से अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे घास जमीन पर डीली पड़ गई। लाइट ड्रैगन डैगर के नीचे दबाव बढ़ने पर टैंग वुलिन घुटनों पर आ गया। थोड़ा लड़खड़ाने के बाद वह फिर खड़ा हो पाया। वह जीशे को घूंसा मारना चाहता था, लेकिन जीशे अचानक घूम गया और पहले ही उसकी पीठ के पीछे पहुंच चुका था। लाइट ड्रैगन डैगर जो उसके कंधे में धंसी थी वह मड़ गई, जिससे पूरे शरीर में तेज दर्द फैल गया। खासकर उस जगह जहां लाइट ड्रैगन डैगर लगी थी, वहां ऐसी ऊर्जा थी जो उसकी सोल पावर को दबा रही थी। एडमिट डिफीट। सीएशे की आवाज गर्व से भरी हुई थी, क्योंकि उसने पिछली रात टैंग वुलिन के मुक्के का बदला ले लिया था। टैंग वुलिन ने दांत भींच लिए। उसका जिद्दी दिल इस वक्त हार मानने नहीं वाला था। उसी पल उसके कंधे का दर्द ऐसा लगा जैसे पूरे शरीर में आग लगा रहा हो। तपती हुई गर्मी की लहर तेजी से पूरे शरीर में फैल गई। वह बोलना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह आवाज ही नहीं निकाल पा रहा है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम हार मानते हो? जिएशे ने हाथ में पकड़ी डैगर को और दबाते हुए गुस्से से कहा। नो! टैंग वुलिन ने बगावत से भरी आवाज में घुर्राकर कहा। जिएशे एक पल के लिए चौंक गया। उसे हैरानी हुई कि चोट इतनी हल्की होने के बावजूद टैंग वुलिन की आवाज इतनी भारी क्यों थी। अनजाने में वह लाइट ड्रैगन डैगर को खींचकर बाहर निकालना चाहता था, लेकिन उसी समय एक अजीब घटना हो गई। टैंग वुलिन के कंधे में धंसी लाइट ड्रैगन डैगर से कान फाड़ देने वाली ड्रैगन की दहाड़ निकल पड़ी, जिससे सीसिए का पूरा शरीर कांप उठा। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी बेहद भयानक चीज से टकरा गया हो। जिस जगह लाइट ड्रैगन डैगर लगी थी, वहां से बहता हुआ खून अचानक रुक गया और घाव से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उस सुनहरी रोशनी में नहाई हुई लाइट ड्रैगन डैगर थोड़ी सी बाहर खिसक आई। इस अनजान हालात को देखकर जीशे का पहला ख्याल पीछे हटने का था, लेकिन वह डर के मारे जम गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि लाइट ड्रैगन डैगर जैसे टैंग वुलिन से चिपक गई हो और वह उसे बिल्कुल भी निकाल नहीं पा रहा था। टैंग वुलिन ने जोरदार दहाड़ लगाई और उसके घाव से सुनहरी रोशनी का सैलाब फूट पड़ा, जिसने लाइट ड्रैगन डैगर को उछालकर बाहर कर दिया। जिएशे की आंखों के सामने एक सुनहरी रोशनी का गोला उसकी तरफ तेजी से आया। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उड़ रहा हो, मानो किसी तेज रफ्तार सोल ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी हो। उसी पल उसकी चेतना चली गई और उसे कुछ भी पता नहीं रहा। बैंग! जिएशे दूर जाकर एक बड़े पेड़ से टकराया और धीरे धीरे उसके तने के सहारे फिसलता हुआ नीचे आ गया। टैंग वुलिन आधा जमीन पर घुटने टेक कर बैठा था। उसकी आंखें पहले की तरह लाल थीं और उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांप रहा था। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर किसी भट्टी में तपाया जा रहा हो। अंदर की भयानक गर्मी उसे लगातार हिला रही थी। फिर भी वह पूरी तरह होश में था। जब उसने थोड़ी देर पहले जीसे को मारा था, तो उसने आखिरी पल में ताकत रोक ली थी, वरना उसे डर था कि जीसे मर ही जाता। उसने नीचे देखा और हैरान रह गया, क्योंकि उसका दायां हाथ पूरी तरह स्केल्स से ढका हुआ था। ये सुनहरे स्केल्स हीरे के आकार जैसे थे। हर स्केल थोड़ा बाहर निकला हुआ था और देखने में बेहद नुकीला लग रहा था।
उसकी उंगलियों के नाखून भी नुकीले होकर पंजों जैसे हो गए थे। उसकी बाह के चारों ओर लिपटा हुआ छोटा ग्रास स्नेक गोल्ड लाइट भी हल्की सुनहरी रोशनी छोड़ रहा था। इतना ही नहीं, उसका पूरा शरीर पहले से एक पूरा चक्कर लंबा हो गया था और उसकी छोटी छोटी आंखें लाल होकर चमकते हुए रूबी जैसी दिख रही थीं। क्या ये इसकी वजह से है? क्या ये सच में ट्रैश स्पिरिट सोल नहीं है? आखिर ये सब कैसे हुआ? टैंग वोलिन ने जल्दी से अपनी शर्ट उतारी और जब उसने देखा तो सन्न रह गया। बदलाव सिर्फ हथेली तक सीमित नहीं था। उसके पूरे दाहिने हाथ पर स्केल्स फैल चुके थे। लाइट ड्रैगन डैगर जहां लगी थी, वहां से लेकर उसकी हथेली तक सुनहरे स्केल्स फैले हुए थे। उसके हाथ में ऐसी ताकत महसूस हो रही थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अनजाने में उसने दाहिने हाथ से सामने की ओर जोरदार मुक्का मारा। बूम! जब उसने हवा में मुक्का मारा तो एक सुनहरी रोशनी का गोला आगे की ओर निकला और उसमें एक धुंधली सी ड्रैगन के सिर की आकृति दिखाई दी जो करीब 1 मीटर आगे जाकर बिखर गई। उस पूरे जोर के हमले से निकली ताकत ने साफ बता दिया कि अगर यह किसी इंसान पर लगता तो क्या होता। गोल्ड लाइट, क्या यह ताकत तुम्हारी वजह से है? टैंग वुलिन ने कलाई पर लिपटे छोटे ग्रास स्नेक से खुश होकर पूछा। लेकिन उसी पल ग्रास स्नेक का फूला हुआ शरीर धीरे धीरे फिर से अपने पुराने आकार में लौटने लगा और उसके हाथ पर मौजूद सुनहरे स्केल्स भी तेजी से गायब होने लगे। कुछ ही सांसों के भीतर सब कुछ पहले जैसा हो गया। सिर्फ थकान का एहसास बचा रहा। टैंग वुलिन की नजर धुंधली पड़ गई और वह बेहोश हो गया। उसने कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए जब उसके शरीर पर सुनहरी वेन्स फिर से उभरीं तो वे साफ दिखाई दे रही थीं। खासकर उसकी रीढ़ पर चमकती हुई रेखाएं बेहद उजली थीं। जेशे झटके से होश में आया। वह अभी भी थोड़ा सुन्न था और उसे आसपास का माहौल बदला हुआ सा लगा। उसने सिर उठाकर देखा तो एक जाना पहचाना दृश्य सामने था। उसकी नजर ईस्ट सी एकेडमी के गेट पर पड़ी। आसमान अंधेरा हो चुका था और ईस्ट सी एकेडमी के चमकते हुए अक्षर साफ दिखाई दे रहे थे। वुलू! शीशी बोलना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। टैंग वुलिन ने भौहें सिकोड़ते हुए पीठ पर लदे जेशे से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? वो व्हाट? जेशे की आवाज अब भी साफ नहीं थी। जैसे जैसे उसका दिमाग साफ होता गया, उसे एहसास हुआ कि टैंग वुलिन उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जा रहा है। उसने अनजाने में अपना हाथ चेहरे पर फेरा और महसूस किया कि उसका चेहरा ब्रेड की तरह सूजा हुआ था। पूरा चेहरा सुन्न पड़ा था। लहरों की तरह उसकी यादें लौटने लगीं। उसे याद आया कि ईस्ट सी एकेडमी से निकलते वक्त उसने टैंग वुलिन से क्या कहा था। हम ईस्ट सी पार्क जा रहे हैं, वहां ज्यादा लोग नहीं होते, इसलिए तुम निश्चिंत रह सकते हो। मैं तुम्हारे जख्मों का इलाज कराने के लिए किसी को ढूंढ लूंगा। लेकिन अब उसने 24,000 कॉइन्स सिर्फ पिटने के लिए खर्च कर दिए थे। चेशे गहरे दुख और गुस्से से भरा हुआ था। अगर यह उसकी पहली हार होती तो वह मान लेता कि वह सिर्फ लापरवाही की वजह से हारा था। लेकिन यह दूसरी बार था जब वह हारा था। ऊपर से वह इस तरह हारा था कि उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। उसने टैंग वुलिन के कंधे को छूकर उस जगह को ढूंढने की कोशिश की जहां उसने डैगर से वार किया था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। उसके शरीर पर चोट का कोई निशान तक नहीं था। इस आदमी के पास जरूर कोई राज है। इस लड़के के पास पक्का कोई सीक्रेट है। तुम्हारे शरीर से जो सुनहरी रोशनी निकली थी, वह क्या थी? जेसिया ने खुद को शांत करते हुए साफ साफ पूछा। गोल्ड लाइट? गोल्ड लाइट तो मेरा स्पिरिट सोल है। टैंग वुलिन के हाथ में एक चमकदार रोशनी चमकी। अगले ही पल पीला ग्रास स्नेक गोल्ड लाइट उसकी हथेली में दिखाई दिया। मैं उस सुनहरी रोशनी की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे शरीर से निकली थी, जेशिया ने गुस्से में कहा। इस लड़के ने न सिर्फ उसका अपमान किया था, बल्कि उसकी अक्ल का भी मजाक बना दिया था। यह वह बिल्कुल सहन नहीं कर सकता था। टैंग वुलिन ने मजबूरी में कड़वी मुस्कान दी। अगर मैं बताना भी चाहूं तो मुझे खुद नहीं पता कि वह क्या था। क्या तुम समझ रहे हो? सेशिया ने ठंडी हंसी भरी, जिससे टैंग वुलिन के लिए उसका रवैया साफ हो गया। जब युन श्याओ और जो जांगसी ने टैंग वुलिन को शेशे को उठाकर लाते और उसे बिस्तर पर लिटाते हुए देखा तो वे दोनों सन्न रह गए। जो जांगसी ने सीधे पूछ लिया, तुम उसे पीटने गए थे, लेकिन उल्टा तुम ही उसे उठाकर वापस ले आए? शेशे के सूजे हुए गाल पहले ही इस लड़ाई का नतीजा साफ बता रहे थे। जब उसने आज सुबह अपना परिचय दिया था, तब क्या उसने यह नहीं कहा था कि उसकी सोल पावर रैंक 18 है? वह तो अपना पैसा पहले ही खर्च कर चुका है। टैंग वुलिन ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया। इसके बाद वह उत्साह से युनशाओ की तरफ मुड़ा और पूछा,
डिनर का समय अभी खत्म नहीं हुआ है ना? युनशाओ ने उसे एक पल देखा। अभी नहीं, लेकिन जल्दी ही बंद होने वाला है। अगले ही पल उसने देखा कि टैंग वुलिन हवा की तरह दौड़ पड़ा और एक झटके में गायब हो गया। अरे, तुम फिर से हार गए? जो जांगशी ने शेशे से पूछा। शेशे ने उसे घूर कर देखा। मैं बस लापरवाह था, बस इतना ही। अगली बार मैं जरूर जीतूंगा। यह कहते हुए उसने बिस्तर पर बैठने की कोशिश की। इस हालत में वह इलाज कराए बिना कैसे रह सकता था? मैं दाग नहीं चाहता, मैं दाग नहीं चाहता, मैं दाग नहीं चाहता। उसने यह बात मन ही मन 3 बार दोहराई। जब टैंग वुलिन तीसरी खिड़की पर पहुंचा और अपनी 16वीं कटोरी नूडल्स ऑर्डर की, तो कैंटीन का एक कर्मचारी खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, छोटे छात्र, क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हें इतना ज्यादा खाते हुए देखें, इसलिए आज इतना देर से आए हो? हमारा काम तो अब खत्म ही होने वाला है। टैंग वुलिन ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। माफ करना अंकल कुक, आज मैं बहुत देर से आया। आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं बस यह आखिरी कटोरी नूडल्स खाऊंगा और फिर चला जाऊंगा। कुक हंस पड़ा। जितना चाहो उतना खाओ। अकेडमी की तीसरी खिड़की पर खाना फ्री और अनलिमिटेड है। बस ये सवाल है कि तुम कितना खा सकते हो। टैंग वुलिन ने अपना पेट सहलाया। उसने दोपहर का खाना नहीं खाया था, इसलिए आज रात उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। लगता है मैं अभी और भी काफी खा सकता हूं, कुक ने कहा। अच्छा ही है कि तुम इतनी देर से आए हो। दूसरी खिड़की पर अभी भी कुछ बचा हुआ खाना है। कोई लेने वाला नहीं है तो मैं तुम्हें ही दे देता हूं, वरना यह बेकार चला जाएगा। आधे बर्तन का स्ट्यू किया हुआ मांस नूडल्स के बर्तन में डालकर टैंग वुलिन को दे दिया गया। टैंग वुलिन इंतजार नहीं कर पाया। उसने जल्दी से कुक को धन्यवाद दिया और पेट भरकर खाना शुरू कर दिया। दूसरी खिड़की के स्ट्यू में डाला गया वह अनजान मांस काफी चबाने वाला था। स्वाद साधारण था, लेकिन खाने के बाद उसका पेट गर्म और आरामदायक महसूस कर रहा था। आज उसने बहुत ज्यादा ताकत खर्च की थी, लेकिन इस खाने के बाद उसकी कुछ ऊर्जा वापस आ गई थी। तो दूसरी खिड़की का खाना असल में इतना अच्छा है। पता नहीं पहली खिड़की का खाना कैसा होगा। टैंग वुलिन ने लार निगलते हुए पहली खिड़की की तरफ देखा, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और सिर हिला दिया। पहली खिड़की का खाना उसके बस का नहीं था। भविष्य में जब वह ब्लैक स्मिथ्स एसोसिएशन से कुछ काम हासिल कर लेगा, तब देखेगा कि और पैसे कमा सकता है या नहीं। लेकिन फिलहाल उसे पैसे बचाकर भी रखने होंगे, ताकि आगे चलकर एक और स्पिरिट सोल खरीद सके। 1 लाख नहीं, बल्कि 10 लाख फेडरल कॉइन्स में एक पीला 100 ईयर स्पिरिट सोल मिल सकता था। यही उसका लक्ष्य था। ब्लैक स्मिथ्स एसोसिएशन में 10,000 कॉइन्स कमाने के बाद टैंग वुलिन ने 100 ईयर स्पिरिट सोल को ही अपना अगला लक्ष्य बना लिया था। जब वह डॉर्मेट्री लौटा तो जीसे वहां नहीं था, लेकिन टैंग वुलिन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। भले ही वह लड़का घमंडी और बेलगाम था, लेकिन जरूरत से ज्यादा बुरा नहीं था। आज जीशे का आखिरी हमला डैगर के हैंडल से था, जो साफ दिखाता था कि उसने खुद को रोका था। युनशाओ पहले ही ध्यान में बैठ चुका था, लेकिन जो जांगशी अभी शुरू नहीं हुआ था। जैसे ही उसने टैंग वुलिन को लौटते देखा, वह तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ गया और बोला, टैंग वुलिन, क्या चेशे सच में रैंक 18 सोल मास्टर है? और तुमने उसे हराया कैसे? जो जंगशी की जिज्ञासा टंग वुलिन को लेकर बढ़ती ही जा रही थी, जो उससे भी ज्यादा ताकतवर निकला था। टंग वुलिन के चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। सच कहूं तो मुझे खुद भी नहीं पता। वह सच में नहीं जानता था। वह यह कैसे बता सकता था कि उसके हाथ पर सुनहरे स्केल्स उभर आए थे? बेहोश होने और फिर होश में आने के बाद उसका शरीर पूरी तरह सामान्य हो चुका था, और वह चाहे जितनी कोशिश कर ले, वे स्केल्स दोबारा दिखाई नहीं दे रहे थे। उसे बस इतना याद था कि स्केल्स के आने से पहले उसके शरीर में तेज गर्मी की लहर दौड़ी थी, जिसने उसके हाथ को बेकाबू ताकत से भर दिया था। उस वक्त उसकी चेतना थोड़ी धुंधली थी और वह अपने शरीर के उस एहसास को काबू में नहीं रख पा रहा था। उस समय उसके अंदर एक हिंसक सा भाव भी जाग गया था। अगर उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत नहीं होती तो शायद वह दूसरों के लिए खतरा बन जाता। लेकिन असल सवाल यह था कि वे सुनहरे स्केल्स आखिर थे क्या? क्या वे सच में उसकी वेरिएंट मार्शल सोल की वजह से थे? या फिर क्या उसका छोटा ग्रास स्नेक, गोल्ड लाइट, असल में ट्रैश स्पिरिट सोल नहीं था, बल्कि कोई असंभव सी चीज थी? लेकिन वह चाहे जितना भी देख ले, गोल्ड लाइट उसे इतना भयानक और ताकतवर बिल्कुल नहीं लगता था। आखिरकार सवाल यही था कि उन सुनहरे स्केल्स के प्रकट होने की वजह क्या थी? क्या वे सिर्फ तभी आते थे जब उसे चोट लगती थी? टैंग वुलिन ने अपने सामान में से एक सुई निकाली और खुद को चुभो दिया। कितना दर्द है! खून की एक बूंद निकल आई और तेज चुभन महसूस हुई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ।
सुनहरे स्केल्स नहीं आए। उसे थोड़ा दर्द से डर लगता था। तो क्या यह चोट बहुत छोटी थी? उसने फिर से कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब भी कोई असर नहीं। मैं ध्यान लगाकर देखता हूं। पूरी तरह ध्यान में डूबकर टैंग वुलिन ने अपनी सोल पावर को घुमाना शुरू किया और उस अजीब गर्मी को ढूंढने लगा। उसने सिर्फ सबसे बुनियादी मेडिटेशन टेक्निक्स सीखी थीं, इसलिए उसकी सोल पावर का रास्ता बहुत ही सरल था। थोड़ी देर में उसने पूरा चक्र पूरा कर लिया, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। सब कुछ पहले जैसा ही था। उसकी कल्टीवेशन में जरा भी बदलाव नहीं था। यह सच में बहुत अजीब था। टैंग वुलिन ने गोल्ड लाइट को बुलाया और उसे ध्यान से देखने लगा। लेकिन वह चाहे जितना भी देख ले, इस छोटे से स्पिरिट सोल से निकलने वाली ऊर्जा इतनी खतरनाक ताकत देने वाली बिल्कुल नहीं लगती थी। सुबह जब टैंग वुलिन ने ध्यान खत्म किया, तो उसने कमरे के दूसरी तरफ देखा और पाया कि ज़िएशे भी ध्यान में बैठा था। वह पता नहीं कब लौट आया था और उसके चेहरे की सूजन काफी कम हो चुकी थी। बस उसका रंग अब भी पहले की तरह खराब था। टैंग वुलिन नहीं जानता था कि यह इसलिए था क्योंकि ज़िएशे को फिर से पिटाई लगी थी, या इसलिए कि वह गुस्से में था। आखिरकार कोई भी पिटने के लिए पैसे देकर खुश नहीं होता। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।